आज जी दोस्तों, अब वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का दोस्तों अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे दोस्तों। मैं भी बहुत जबरदस्त हूं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीएमए इंटर लॉ का आज आपका पहला लेक्चर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है और मैं चाहता हूं आज की क्लास पे मैं जितनी बातें बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का आपका मेंटरशिप सेशन है जिसपे आपके सीएमए इंटर लॉ बिजनेस लॉज एंड एथिक्स जो आपका चैप्टर का नाम है, इसके बारे से मैं आपको बताऊंगा कि ये 100 मार्क्स कितने हिस्सों पे डिवाइडेड है। साथ साथ में आपका पेपर पैटर्न कैसा आता है मैं आपको ये बता के लूंगा। साथ साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सारे चैप्टर्स में से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पहले करके जाने चाहिए, यानी कि इसको पहले तैयार करना चाहिए ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त रहे। एंड दोस्तों एक स्ट्रेटेजी बता के दूंगा कि कैसे आपको सीएमए इंटर लॉ की एग्जाम पे आगे अपीयर होना चाहिए, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए एंड सो ऑन। क्या आप मेरे साथ हैं दोस्तों? अगर हाँ तो फटाफट लिख दीजिए यस सर, हम आपके साथ हैं। एंड लेट अस बिगिन दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले आपके सब्जेक्ट के बारे से गाइड करना चाहता हूं। लिखिएगा दोस्तों फटाफट। आपके पेपर का नाम है सीएमए इंटरमीडिएट का, सीएमए इंटरमीडिएट का, सीएमए इंटरमीडिएट का। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे दोस्तों सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, जिसके आप लाइव बैच में हैं दोस्तों, जिसके आप लाइव बैच में हैं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप इन क्लासेस को कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लियर हुए आप इस प्राइवेट बैच पे इनरोल हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट के बाद हम इसको प्राइवेट बैच पे ले जाएंगे और जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम यूट्यूब पे इसकी क्लासेस चला के ले रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आज की क्लास का पहला एजेंडा, एजेंडा नंबर 1। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मेरे साथ साथ इन सारी चीजों को लिख रहे होंगे। दिस इज एजेंडा नंबर 1। सबसे पहली चीज दोस्तों इस एजेंडा में आपके सब्जेक्ट के बारे से ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफ अबाउट सब्जेक्ट, ब्रीफ अबाउट सब्जेक्ट। सर क्या क्या लिखना है बता दीजिएगा। बेटा बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूं अभी आपको ये सब लिखने का है। पेपर नंबर 5 है दोस्तों ये आपका, ये है आपका पेपर नंबर 5। फटाफट इन सारी चीजों को आप मेरे साथ में लिखेंगे, ठीक दोस्तों। सबसे पहला एजेंडा, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। टोटल दोस्तों ये आपको 4 हिस्सों पे डिवाइड करके मिलेगा। टोटल आपको ये 4 हिस्सों पे डिवाइड करके मिलेगा। एक सेक्शन नंबर ए है, एक सेक्शन नंबर बी है, एक सेक्शन नंबर सी है और एक सेक्शन नंबर डी है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सेक्शन नंबर ए जो है इसके अंदर आती है कमर्शियल लॉ वाली चीजें, जो आपने कुछ चीजें इसके अंदर की कुछ चीजें फाउंडेशन में भी पढ़ी है। कमर्शियल लॉस ये आपका आता है दोस्तों 30 मार्क्स का। सेक्शन बी में दोस्तों जब मैं आपको लेके चलता हूं, इस पे आता है आपका इंडस्ट्रियल लॉ। ये ऑल टुगेदर नया है, इसका फाउंडेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको आता है 15 मार्क्स का। सेक्शन सी दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके इस सब्जेक्ट का, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ दोस्तों आपको आता है 40 मार्क्स का। फिर हमारे पास आता है सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी हमारे पास आता है एथिक्स का, जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको प्यार से बिजनेस एथिक्स बोला जाता है। बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आपको आता है दोस्तों 15 मार्क्स का। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इन सारे के सारे
सेक्शन के अंदर जो 4 सेक्शन मैंने आपको बताए हैं, इस पे सेक्शन ए एक ऐसा है कमर्शियल लॉ का जो आपने कहीं ना कहीं फाउंडेशन में थोड़ा सा देखा हुआ है, थोड़ा सा सुना हुआ है, बट चीजें थोड़ी सी इंटर लेवल पे अलग हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलग होती है। ये 4 सेक्शन है दोस्तों, जिसपे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका जो है वो ये वाला एक सेक्शन है, वो एक ये वाला सेक्शन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी कुछ कुछ चीजें, कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट आएंगे, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। नीति जी आए हैं, कह रही सर आपकी क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं सर, जो कर लिया अच्छे से उसके लॉ में एग्जम्पशन आना पक्का है। देखिए जी, नीति जी कह रही है कि सर ने जैसा बताया है आप अगर वैसा कर लेंगे तो एग्जम्पशन आना पक्की है। मैं उम्मीद कर रहा हूं नीति जी जो है ये मेरी पिछली बैच की स्टूडेंट होंगी। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक सेक्शन पे बढ़ते हैं कि सर हर सेक्शन में कितने चैप्टर है। तो दोस्तों अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं, जो बात करता है कमर्शियल लॉ की, जिसपे टोटल मैंने आपको बताए 30 मार्क्स कवर होता है। आइए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो भारत का संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके संबंध में एक चैप्टर है जिसका वेटेज 5 मार्क्स का आपके इधर दिया हुआ है आपकी मॉड्यूल के अंदर, ICMAI के मॉड्यूल के अंदर। दूसरा इसके अंदर आता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट, जो कहीं ना कहीं आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन से ही इंटर पे आ रहे होंगे। हो सकता है आप डायरेक्ट एंट्री वाले रूट से आ रहे होंगे, यानी कि आपने बीकॉम किया होगा या BBA किया होगा, उसके बाद आप सीधा CMA इंटर में आ रहे हो। तो मैं जब भी इन चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये अज्यूम करके नहीं पढ़ाऊंगा कि आपने ये चीज ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ी होगी। मैं इसको स्क्रैच से ही पढ़ाऊंगा। तो इट डजंट मैटर आपने फाउंडेशन में कहीं से क्लास लगाई थी कि नहीं लगाई थी, आपने इसको अच्छे से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको स्क्रैच से ही इसको पढ़ा के लूंगा। बस अभी फिलहाल के लिए जब मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इस सब्जेक्ट के बारे से कितने हिस्सों पे इसको बांटा गया है, पेपर कैसा आता है, तब मैं बता रहा हूं कि कुछ चीजें इस पे फाउंडेशन की भी रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपने फाउंडेशन में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, बट इंटरमीडिएट में इस पे चीजें बदल जाती है। आप जब फाउंडेशन में पढ़ रहे थे तो कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती थी, 100% आपका पेपर कैसा होता था, MCQ। जब आप इंटर पे इसको पढ़ोगे ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और साथ साथ में प्रैक्टिकल केस बेस्ड वाला क्वेश्चन भी आता है, यानी कि आपको एक सिनारियो बता दिया जाएगा और आपसे उस पर एडवाइस मांगी जाएगी। ठीक है, नमस्ते सर जी, क्या हाल चाल है? जयदीप जी मेरे हाल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए सर आप लॉ की सीरीज में ICMAI के MCQ करवाएंगे? 110% कराएंगे बेटा। इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन बैंक निकाला है MCQ बुकलेट बोल के, उस MCQ बुकलेट के अंदर 395 MCQ है। आप मेरे किसी भी पिछले बैच के स्टूडेंट से पूछ लीजिए, पहले इंस्टीट्यूट ने 300 MCQ निकाले थे उस MCQ बुकलेट में, पूरे के पूरे 300 MCQ हमने सॉल्व करवा के लिए। फिर इंस्टीट्यूट ने लास्ट पे 95 MCQ पे ऐड कर दिए, तो मैंने वो 95 MCQ भी आपको अलग से करवा के लिए हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ICMAI का पास्ट एग्जाम पेपर हो, मॉडल क्वेश्चन पेपर हो, MCQ बुकलेट हो, पूरी की पूरी मॉड्यूल, ये सब कुछ आपको रटवा के चटवा के भेजा जाएगा आपके एग्जाम में। लास्ट मोमेंट तक आपको मेरे साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। आइए मैं तीसरे पे लेके चलता हूं दोस्तों। इसके अंदर फिर चैप्टर आता है सोगा, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये भी आपने कहीं ना कहीं फाउंडेशन पे सुना होगा। जो नहीं सुना है, अगेन मैं इसको पूरा का पूरा स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। जो डायरेक्ट एंट्री से बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा इसको। फिर इसके अंदर फोर्थ एक चैप्टर आता है, दैट इज नेगोशिएबल। अब यहां पे थोड़ा सा रुकेंगे और नेगोशिएबल के बारे से बात करेंगे। ऑल्दो फाउंडेशन में ये था, मैं कहना चाहता हूं फाउंडेशन में तो ये था, लेकिन एकदम बेसिक लेवल पे था। कैसे था? एकदम बेसिक लेवल पे, एकदम बेसिक लेवल पे फाउंडेशन में था। इंटर में पूरा का पूरा ये कैसे आ जाएगा, डिटेल पे आ जाएगा। जैसे
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे फाउंडेशन में था वैसे इंटर में भी था, लेकिन क्वेश्चन की डेप्थ बदल जाएगी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जैसे फाउंडेशन में था वैसे इंटर में भी है, लेकिन क्वेश्चन की डेप्थ बदल जाएगी। लेकिन नेगोशिएबल जो फाउंडेशन में था एकदम बेसिक, मैं कहता हूं 10% होगा जितना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आपके इंटर में है ना, उसका 10% सिर्फ फाउंडेशन पे है। तो ये सिर्फ बेसिक लेवल पे था, इंटर पे आप एडवांस लेवल पे इसको पढ़ते हो। लास्ट हमारे पास आता है दोस्तों, दैट इज पार्टनरशिप। अब ये जो पार्टनरशिप है, और एक इस पे और आएगा एलएलपी। ये जो लास्ट के 2 चैप्टर है ये आपके फाउंडेशन पे नहीं थे, ये ऑल टुगेदर आप न्यू पढ़ेंगे। तो अगर देखने जाएं तो सर ये आपने फाउंडेशन में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा जो इंटर लेवल पे है, ना तो ये आपने पढ़ा है ना तो ये आपने पढ़ा है, ये आपके इंटर पे ऑल टुगेदर न्यू रहेंगे। और ये पूरे के पूरे 6 चैप्टर आपको 30 मार्क्स देते हैं दोस्तों। अब इस पे भी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं कि सर इन 6 के 6 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जिसको सर मतलब ना धरती फट जाए आसमान फट जाए सर छोड़ के जाना ही नहीं है, तो नहीं तो अपने को तकलीफ आएगी, वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर, कितने मार्क्स का ये आता है? आपको अगर मैं बताऊं ये कितने मार्क्स का आता है तो आप परेशान हो जाएंगे। अकेला अकेला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, गैस करेंगे आप? गैस करेंगे कि अकेला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कितने मार्क्स का आता होगा? थोड़ा सा गैस करेंगे, अकेला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कितने मार्क्स का आता है? मैं सिर्फ आपको गैस करने के लिए बोल रहा हूं। अकेला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोस्तों, ये अकेला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिनिमम 21 मार्क्स से लेके 24 मार्क्स का आता है। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम। अकेला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 21 से 24 मार्क्स का आता है आपको इंटरमीडिएट के अंदर। ठीक है सर, ये हुआ सेक्शन ए वाला पार्ट। सर चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, जो पेपर नंबर 5 है आपके सीएमए इंटर का। ठीक है सर, इसके बाद सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं कहां पे दोस्तों? सेक्शन नंबर बी की ओर। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग साथ साथ में इसको नोट करते जा रहे हैं? तो मुझे बताइएगा। आपके अगर चैट नहीं आते हैं तो मैं ऐसे अज्यूम करके चलता हूं कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, इसलिए चैट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर क्या आपको ये सारी बातें भली भांति समझ में आ रही है कि सेक्शन ए था 30 मार्क्स का था, 6 चैप्टर थे, उस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो मुझे बताते जाइएगा। रेशमी जी कह रही है यस सर, यस सर, ओके ओके, ठीक है ठीक है। नीति जी वापस से रिप्लाई की है, कहती है सर लॉ बिल्कुल समझ नहीं आता था, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से इतना अच्छा लगने लग गया पढ़ने में। थैंक यू सर, आपको शुक्रिया नीति जी, शुक्रिया। चलिए जीवन पे आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों आपका सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉ। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ये आएगा कितने मार्क्स का? आपको 15 मार्क्स का। अब 15 मार्क्स पे इस पे क्या क्या चीजें कवर होगी? सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आता है फैक्ट्रीज एक्ट। इसके अंदर आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, पहला चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर इसके अंदर आता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। तीसरा इसके अंदर आता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। चौथा इसके अंदर आता है एम्प्लॉइज इंश्योरेंस, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस एक्ट। ये सारे के सारे दोस्तों एक्ट है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट भी है। अब लास्ट इसके अंदर आता है द कोड ऑन वेजेस, द कोड ऑन वेजेस। अब दोस्तों ये जो आप चैप्टर देख रहे हो, आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं और 5 चैप्टर पढ़ के इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको इसका वेटेज मिलता है 15 मार्क्स का। कभी 17 मार्क्स का आता है, कभी 15 मार्क्स का आता है, कभी 14 मार्क्स का आता है। इस प्रकार से चीजें चलती रहती है, 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, बराबर। मैं इनको क्या बोलता हूं पता है क्या? ये वाले जितने भी चैप्टर है इनको मैं बोलता हूं ये हाई इनपुट एंड लो आउटपुट वाले चैप्टर है। हाई इनपुट एंड लो
आउटपुट वाले चैप्टर। सर क्या मतलब? हाई इनपुट है सर और लो आउटपुट है, इसका मतलब क्या होता है? मेहनत ज्यादा मार्क्स कम बोलते हैं इसको। मेहनत ज्यादा लगेगी और मार्क्स इस पे कम आएंगे। तो सर क्या छोड़ के चले जाएं इसको, क्योंकि इसमें इतनी सारी मेहनत है, मार्क्स तो कम आते हैं, तो छोड़ देते हैं इसको? नहीं भाई साहब, इसी के लिए तो स्ट्रेटेजी बनानी है, इसी के लिए तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाते हुए जा रहा हूं कि कहां पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। इसीलिए तो इसको मेंटरशिप सेशन बोला जा रहा है। पहले अपने सब्जेक्ट को समझो तो सही, उस पे कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न कैसा आता है, ये पहले डे 1 पे ये रूट तो क्लियर कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक एक करके चलूंगा, ये 5 चैप्टर है, लास्ट पे पूरा कंक्लूजन बताऊंगा। तो ये हो गया भाई साहब आपका कौन सा 15 मार्क्स का 5 चैप्टर वाले। ठीक है सर, मैं आगे चलता हूं, मैं लेके चलता हूं आपको सेक्शन सी की ओर। सर सेक्शन सी हमारा कौन सा है? सेक्शन सी हमारा है कॉर्पोरेट लॉ। सेक्शन सी हमारा है कॉर्पोरेट लॉ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो ये कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का आता है। अब इस 40 मार्क्स में कॉर्पोरेट लॉ कहां से शुरू होगा? 12 से शुरू होगा, क्योंकि 11 तक क्या चला? इंडस्ट्रियल लॉ। अब कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी 6 पार्ट्स हैं, 12.1, 12.2 एंड सो ऑन। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसके अंदर आता है 12.1। इस 12.1 के अंदर आपके कंपनीज एक्ट का, आई रिपीट, आपके कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के 7 चैप्टर कवर होते हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7। कंपनीज एक्ट 2013 के 7 चैप्टर कवर होते हैं 12.1 पे। ठीक है सर। सर टोटल कंपनीज एक्ट पे कितने चैप्टर है? बेटा कंपनीज एक्ट में तो बहुत सारे चैप्टर है, बराबर है, लेकिन आपके सिलेबस पे सारे चैप्टर नहीं दिए गए हैं, आपके सिलेबस पे थोड़े से टेलर मेड दिए गए। टेलर मेड यानी कि चूज कर करके दिया हुआ है। आते हैं 12.2 पे। 12.2 जो है इसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स भी कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन आपको पूरा नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव दिया हुआ है। सेलेक्टिव, जो चीजें आपके सिलेबस के हिसाब से इंस्टीट्यूट को सही लगी, सिर्फ सेलेक्टिव दिया, पूरा का पूरा डायरेक्टर नहीं दिया है। ठीक है सर, और बड़े सर आगे। फिर 12.3 आता है। 12.3 आधे पेज का एक टॉपिक है, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर। ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर, मतलब आधे पेज का ये टॉपिक है। ये एक टॉपिक आपको दिया हुआ है, ये 12.3 पे है। 12.4 पे आप जैसे ही चलेंगे, यहां पे आपको गिन के 3 सेक्शन आते हैं। आपको ना बिट्स एंड पीसेस पे दिया है कॉर्पोरेट लॉ। आप एक्चुअल में देखने जाएंगे तो कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, 470 सेक्शंस उसके अंदर कवर होते हैं। अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो उस पे से कुछ सेक्शन डिलीट किए हुए हैं, तो 433 सेक्शन के आसपास बचते हैं, बाकी के ओमिट कर दिए गए। तो वो जो 430 या 433 सेक्शन के आसपास है, उस पे से भी उठा उठा के आपको बिट्स एंड पीसेस दिया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग के 7 चैप्टर दे दिए, फिर डायरेक्टर का कुछ दे दिया, फिर फलाने का कुछ दे दिया। तो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस पे नहीं डाला है, बिट्स एंड पीसेस के अंदर डाला हुआ है, छोटा छोटा, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये डाल दो, ये इंपॉर्टेंट है ये डाल दो, ये इंपॉर्टेंट है ये डाल दो, ऐसे टुकड़ों पे दिया हुआ है। आइए बात को समझिएगा। इस पे टोटल 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। एक सेक्शन 134, एक सेक्शन 143, एक सेक्शन 177। 134 दोस्तों बात करता है बोर्ड रिपोर्ट की। ये बात करता है बोर्ड रिपोर्ट की। सर बोर्ड मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड रिपोर्ट की बात करता है, ये ऑडिटर रिपोर्ट की बात करता है, और नीचे वाला ऑडिट कमेटी के बारे से बात करता है। ये बिट्स एंड पीसेस पे छोटा छोटा आपको सेक्शन उठा के दिया। मैं 12.5 पे चलता हूं। अगेन एक हिस्सा उठा के आपको दे दिया जाएगा, दैट इज राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है सर। फिर आता है 12.6 जो बात करता है की मैनेजेरियल पर्सोनल। की मैनेजेरियल पर्सोनल,
की मैनेजेरियल पर्सनल। ठीक है सर, ये हो गए आपके टोटल 6 टॉपिक पूरे के पूरे कॉर्पोरेट लॉ के बिट्स एंड पीसेस पे इसको बांटा हुआ है। अब सर इसका बताइए इसका क्या सीन है। आइए मैं एक एक करके आपके दिमाग में सारे जो है ना तार क्लियर कर देता हूं, बात को सुनिएगा। ये वाला जो है दोस्तों 12.1 वाला, ये पूरे चैप्टर 1 से लेके 7, ये भी वही वाला है, हाई इनपुट लो आउटपुट वाला, यानी कि मेहनत बहुत लगेगी इस पे, हाई इनपुट देना पड़ेगा, हाई इनपुट एंड लो आउटपुट, मेहनत ज्यादा है मार्क्स कम है, ये वो वाला पार्ट है। अब उसके अलावा दोस्तों ये अगर मैं छोड़ दूं तो पीछे का जितना पोर्शन है 12.2 से लेके 12.6, इसको मैं क्या बोलता हूं पता है, पूरा का पूरा 12.1 से लेके 12.2 से लेके 1 तो कवर हो गया, 12.2 से लेके 12.6 ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि 1 वाला तो भाई 7 चैप्टर पढ़ने उसके अंदर, और कितने मार्क्स का आता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन 12.2 से लेके 12.6 पे आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिट्स एंड पीसेस पे। ये देखो ये सिर्फ एक ही टॉपिक है, ये सिंगल टॉपिक है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ये सिंगल टॉपिक है 12.5 पे, ये सिंगल टॉपिक है 12.6 पे। ठीक है सर, 12.4 पे ओनली 3 सेक्शंस, ये 3 ही सेक्शन पढ़ने, ओनली 3 सेक्शन। पेजेस में अगर गिना दूं तो आपको ऐसा लगेगा अरे बस सर इतना ही पढ़ना और इस पे इतने मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल, ये तो आधे पेज का टॉपिक है, हाफ पेज का टॉपिक है, हाफ पेज का टॉपिक है ये। फिर आता है अपने पास ये हार्डली डायरेक्टर साहब पढ़ेंगे, हार्डली बोल रहा हूं, हार्डली, हाँ ईमानदारी से अगर इसको बताऊं तो ये 5 पेजेस के अंदर कवर होता है, आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ है उतना। तो 12.2 से लेके 12.6 का जो सिलेबस है ये है दोस्तों लो इनपुट वाला। लो इनपुट, लो इनपुट का मतलब क्या है, मेहनत कम लगेगी मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, लो इनपुट एंड हाई आउटपुट, थोड़ी सी मेहनत करो मार्क्स भरपूर लेके जाओ, इनपुट कम डालो मार्क्स भरपूर लेके जाओ, ऐसा वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूं लास्ट वाले में, अपने पास आता है सेक्शन नंबर डी। क्या आप लोग मेरे साथ हो दोस्तों, क्या यहां तक की चीजें आप लोग लिख लिए हो? अब मैं आपको लेके चल रहा हूं सेक्शन नंबर डी पे। सेक्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर डी हमको क्या कहता है, ये बात करता है किसकी, एथिक्स की, जो कि 15 मार्क्स का आता है। अब इस पे एक ही टॉपिक है जो अराउंड 20 पेजेस पे रहेगा, और वो 20 पेजेस एक इकलौता टॉपिक आपको 15 मार्क्स देके जाता है, ये आता है 13 पे 20 पेजेस। यस सर लिख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये आएगा 20 पेजेस आपको इस पे पढ़ने हैं और 15 मार्क्स देगा। ये भी वही वाला चैप्टर है, लो इनपुट, मेहनत कम करो, लो इनपुट एंड हाई आउटपुट। अब दोस्तों मैं आपको, ये तो आपको मैंने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी बता दिया कहां पे कम मेहनत कहां पे ज्यादा, कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है। अब मैं आपको एक एक करके लेकर चलता हूं पेपर पैटर्न में, और लास्ट पे आपको देखो कंक्लूड करवा के दूंगा कि आप इतना भी पढ़ लिए अगर, तो आपका डिस्टिंक्शन यानी कि 60 प्लस तो आराम से आता है। मैं आपको बस वो बताना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ हो दोस्तों, क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आई? तो अब मैं आपको पेपर पैटर्न की ओर लेके जाना चाहता हूं, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जाऊंगा आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या आप मेरे साथ हो दोस्तों, क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आई है, यहां तक की चीजें समझ में आई? ये सिर्फ मैंने आपको पेपर जो है पेपर नंबर 5 उस पे सिलेबस कैसा आता है, कितने उस पे पार्ट हैं, कितने मार्क्स पे बटा हुआ है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां पे कितना पढ़ना, ये बताया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और आपको पेपर पैटर्न के बारे से बताता हूं। ये हमारा है दोस्तों एजेंडा नंबर 1 जो अपन ने क्लियर कर लिया, ये हो गया एजेंडा नंबर 1, दैट इज ब्रीफ अबाउट सब्जेक्ट। आइए एजेंडा 2 पे चलते हैं, थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझते हैं। एजेंडा नंबर 2, ये आज का दूसरा एजेंडा है। बात करते हैं किसकी, पेपर पैटर्न की। कैसा पेपर पैटर्न आता है
और इसके ही बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि देखो कौन कौन सी चीजें अपने को पहले तैयार करके रखनी, जिस पे श्योर शॉट मिनिमम 60 मार्क्स तो अपना ऐसे ही आ जाएगा, एकदम स्मूथली मक्खन की जैसे। आइए अब पेपर पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो आपका 2 हिस्सों पे पेपर बंटता है। पहला हिस्सा रहता है सेक्शन नंबर ए और ये है सेक्शन बी। सेक्शन ए में दोस्तों आपको 30 मार्क्स आते हैं, 30 मार्क्स का आता है आपको। ये 30 मार्क्स के आपको आते हैं एमसीक्यू, इस पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है, नो माइनस मार्किंग, नो माइनस मार्किंग, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। सेक्शन ए है, 30 मार्क्स का है, एमसीक्यू है, कोई माइनस मार्किंग इसके अंदर नहीं है और ये कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब इंस्टीट्यूट कहता है ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बाकी में आपको ऑप्शन दिया जाता है। क्या ऑप्शन दिया जाता है मैं आपको अभी बताता हूं। इंस्टीट्यूट कहता है ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये आता है आपको 70 मार्क्स का। अच्छा बताना चाहता हूं माइनस मार्किंग भी नहीं है, साथ में कोई रीजनिंग भी नहीं देनी है। कौन बनेगा करोड़पति के जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है कि भैया मुझे ये सही लग रहा है, क्यों सही लग रहा है इसका रीजन भी देने की जरूरत नहीं है और माइनस मार्किंग भी नहीं है। 70 मार्क्स का जो आपका आता है ये आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव आता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या, जिसपे आपको पूरे के पूरे आंसर लिखने होंगे। इस पे प्रैक्टिकल केस स्टडी वाले भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है सर, ये बताइए कि कैसा रहता है। ये आपका कवर करेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन तो कौन सा रहता है एमसीक्यू, तो ये आपका कवर करता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ये आपका कवर करेगा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन 1 है, तो क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8। अब आप मेरे को एक बात बताएं, क्वेश्चन 2 से लेके 8 जो है, जो सेक्शन बी है, पहला वाला तो कंपलसरी है, 2 3 4 5 6 7 8, आपको 7 क्वेश्चन मिलते हैं। कहां पे, यहां पे, टोटल 7 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे। इस पे आपको बनाना कोई 5 है, एनी 5। तो टोटल अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 एक हो गया सेक्शन ए पे, और सेक्शन बी पे टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 8, जिसपे पहला वाला कंपलसरी है, उस पे कोई ऑप्शन नहीं, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। और उसको क्या ही छोड़ोगे, कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं कि गलत जवाब दे दिया तो मार्क्स कटेंगे। बाजू में 2 से लेके 8 है, टोटल 7 क्वेश्चन, उस पे बनाना 5 है। तो टोटल कितने बना रहे हो आप, 6 बना रहे हो। 8 में से 6 बना रहे हो, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं, और वो 2 ऑप्शन में कौन से रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 पे 2 आपको ऑप्शन रहेंगे कि इसको आप छोड़ सकते हो, कोई 5 बना लो उस पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, दैट इज एमसीक्यू वाला। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है दोस्तों? अगर यहां तक की चीजें क्लियर है तो आइए फटाफट चलते हैं। अब कहता है दोस्तों थोड़ा सा जीवन पे आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया सेक्शन बी की तरफ, सेक्शन नंबर बी की तरफ जो मैंने आपको बताया कि लिखना रहता है, आइए इसके बारे से भी थोड़ी सी बात करते हैं। मोटा मोटा आपको मैं इंस्टीट्यूट का पैटर्न बता रहा हूं, हल्का फुल्का इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में पेपर पैटर्न चेंज करता है, लेकिन मोटा मोटा जो मैं आपको बता रहा हूं यही पैटर्न चलने वाला है। बात को सुनिएगा। कहता है देखो दोस्तों, इसमें मोटा मोटा तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7, ये जो आपका रहता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। सर डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वॉइड होता है। तो बोलेगा बताओ माइनर के साथ अगर आपने एग्रीमेंट किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो आपको बताना है कि भाई एग्रीमेंट किया तो वॉइड है, वो रेटिफाई भी नहीं कर सकता है,
मेजर हो जाएगा तो भी रेटिफाई नहीं करेगा, रूल ऑफ स्टॉपेल माइनर के ऊपर नहीं लगता है, नेसेसरीज अगर आपने उसको सप्लाई की तो उसका स्टेट लायबल रहेगा, माइनर खुद से लायबल रहने वाला नहीं है, एंड सो ऑन, ये सारी बातें वहां पे चलेगी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं और 14 मार्क्स ईच होते हैं, 14 मार्क्स ईच होते हैं। ठीक है सर, यहां तक की भी बात समझ में आती है। फिर आते हैं थोड़ा सा इधर, ये आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये करता है बात प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि बोलेगा भैया माइनर था, 16 साल का था, उसके माँ बाप मर चुके थे, उसके साथ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, पड़ोसियों ने खाना पीना दिया दया खा के, पड़ोसियों ने मेडिकल एक्सपेंस दिया, और साल 1.5 साल तक खाना पीना और ये सारे एक्सपेंस देने के बाद पड़ोसियों ने 7 लाख रुपए का बिल दे दिया कि भैया ये खर्चा हुआ है तुमको खिलाने पिलाने का और तुम्हारे मेडिकल के खर्चे का, ये 7 लाख रुपए बताइए क्या माइनर देने के लिए लायबल है? और आपको यह भी बताया जाएगा कि माइनर के पास उसके घर के अलावा कुछ भी नहीं है, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि माइनर अपने जेब से तो नहीं देगा, बट हाँ माइनर का घर बेच के पैसे वसूल किए जा सकते हैं, माइनर पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है उसके अंदर, जहां पे आपको एक केस स्टडी दे देगा, आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, प्रोविजन समझाना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको एडवाइस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। अब यहां पे भी 14 मार्क्स ईच होता है। सर 14 मार्क्स ईच का मतलब क्या है? हर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 पे 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे क्वेश्चन 2 पे ए और बी आएगा, क्वेश्चन 3 पे ए और बी आएगा, क्वेश्चन 4 पे ए और बी आएगा, क्वेश्चन 5 में ए और बी आएगा, क्वेश्चन 6 पे ए और बी आएगा, क्वेश्चन 7 पे ए और बी आएगा, क्वेश्चन 8 पे ए और बी आएगा। तो ऐसे करके मैंने लिखा है कि भैया 14 मार्क्स क्या रहेंगे? ईच रहेंगे। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? ठीक है सर। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको मैं समझाता हूं जबरदस्त तरीके से कि कैसे अपने को इसकी तैयारी करनी है। सर क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी MCQ, इस पे कोई सोचना नहीं है। ठीक है, आइए बात को समझते हैं। चलिए जीवन पे आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता देखो आओ, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के डिटेल्स पे कि सर क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और क्वेश्चन नंबर 2 का बी। डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। DQ का मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चन। सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन किधर से आएगा? कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो टोटल कितना हो गया? 14 मार्क्स, क्योंकि 7 मार्क्स का एक रहेगा। जैसे मैंने बताया था 14 मार्क्स ईच बोला, तो यहां पे ये 7 मार्क्स का है और ये 7 मार्क्स का है। सर क्या ये कंपलसरी है कि क्वेश्चन 2A DQ यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से आएगा? 110% पिछले 5 पेपर उठा के आप देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो रहेगा डिस्क्रिप्टिव वाला यानी कि क्वेश्चन 2 वो कॉन्ट्रैक्ट से ही आएगा। तो 14 मार्क्स का तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको लेके चलता हूं। 3 का ए और बी जो है ये आता है मिक्स। मिक्स का मतलब क्या है सर? कहां से आएगा? ये एक तो आ सकता है आपके नेगोशिएबल से, यानी कि सर कमर्शियल लॉ के कितने बचे हुए चैप्टर रहे कॉन्ट्रैक्ट के बाद? नेगोशिएबल हो गया, LLP हो गया, सोगा हो गया, पार्टनरशिप हो गया, बराबर है? यस सर, इस पे से ले लो। तो या तो नेगोशिएबल, या तो LLP, या तो आपका सोगा, या तो आपका पार्टनरशिप, या तो आपका पार्टनरशिप। यहां से आएंगे। सर कैसे क्वेश्चन आएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे सर। सर लिख दूं क्या DQ? बिल्कुल लिख दो, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आने वाले हैं। इसको बोला जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ये मिक्स आएंगे, यानी कि सर जो आपने कमर्शियल लॉ बोला उस पे ना सर टोटल 6 चैप्टर थे, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे तो कवर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, बाकी के 4 चैप्टर आपने कवर कर लिए। क्वेश्चन 3 पे मिक्स आएंगे कि कभी नेगोशिएबल, कभी LLP, कभी सोगा, कभी पार्टनरशिप। सर एक चैप्टर और था कॉन्स्टिट्यूशन वाला, वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर आपने कवर नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये वाला जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इसमें से
सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट एमसीक्यू देता है, ओनली एमसीक्यू। एमसीक्यू के अलावा ना तो इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक बना है, ना तो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 2A के अंदर आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 14 मार्क्स का, बचे हुए चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 3 पे डाल दिया, तो यही आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गए। और पहला वाला जो आपका रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन वाला, वहां से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया जाता है, एमसीक्यू दिया जाता है। ठीक है सर, यहां तक की भी बात क्लियर है। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी, सर ए और बी में इस पे क्या आएगा। अब देखो दोस्तों, कमर्शियल लॉ हो गया, तो अब क्या बचेगा, इंडस्ट्रियल लॉ। तो इंडस्ट्रियल लॉ के भी डायरेक्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल लॉ के भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 4th वाले नंबर पे आएंगे। ये आ गया इंडस्ट्रियल लॉस, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये 4th वाला है। सर कंपलसरी है क्या कि क्वेश्चन नंबर 4 पे इंडस्ट्रियल लॉ से ही आएगा 4A और 4B में, 110% कंफर्म है। अब तक इंस्टीट्यूट ने जो पेपर लिया वही है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का A और 5 का B। अब सर इस पे क्या आता है, एक एक करके बताइए। तो देखो दोस्तों, 5 के A में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। कहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कॉर्पोरेट लॉ से। कॉर्पोरेट लॉ का कौन सा वाला, 12.1 वाला। 12.1 पे कौन सा वाला था सर, 12.1 पे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक की चीजें थी सर, बराबर है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछेगा 5A पे वो कॉर्पोरेट लॉ से पूछेगा। कॉर्पोरेट लॉ का भी जो 12.1 है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 वहां से पूछेगा। अब बात आती है सर, ये B वाला कहां से पूछेगा, तो ये 12.2 से लेके 12.6 में से जितने भी टॉपिक है उस पे से पूछेगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए सर। सर 6 किससे पूछेगा, तो मैं बताना चाहता हूं 6 का A हो चाहे 6 का B हो, ये दोनों के दोनों 12.2 से लेके 12.6 के जो टॉपिक है आपके कॉर्पोरेट लॉ के, ये यहां से पूछे जाएंगे। अच्छा सर, इसीलिए आपने कॉर्पोरेट लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था और आपने इसीलिए बोला था कि 12.1 पे जो है 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर में आप देखोगे तो एक ही सवाल आता है, दैट इज 5A। यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करूं कॉर्पोरेट लॉ से, जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 है, 12.1 वाला जो टॉपिक है, 7 चैप्टर आप पढ़ोगे तो जाके आपको 7 मार्क्स एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 5A के अंदर। उसके अलावा एमसीक्यू भी बनते हैं उन चैप्टर से, लेकिन अगर मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो एक ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है चैप्टर 1 से लेके जब आप चैप्टर 7 पढ़ोगे कंपनीज एक्ट का, उससे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है 5A के अंदर 7 मार्क्स का। और इसीलिए मैंने 12.2 से लेके 12.6 के जितने भी टॉपिक थे जिसमें छोटा छोटा पढ़ना है, लेकिन उस पे से टोटल 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 7 × 3 करोगे तो 21 मार्क्स मिलता है। पढ़ना छोटा सा है, मिलेगा 21 मार्क्स। 12.1 में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 चैप्टर पढ़ना है, मिलेगा 7 मार्क्स। इसीलिए मैंने इस वाले टॉपिक को, देखो ये यहां से लेके यहां तक 12, ये क्वेश्चन नंबर 5B और 6A और 6B, इनको बोला था ये लो इनपुट है और हाई आउटपुट है, मेहनत कम करना है लेकिन मार्क्स ज्यादा मिलेगा। लो इनपुट एंड हाई आउटपुट। क्या आप मेरे साथ हो दोस्तों, क्या यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, फटाफट बताएं। ठीक है, फटाफट बताएं दोस्तों कैसा लग रहा है। शिवंकर शेठ आ रहे हैं, फाइनल का न्यू बैच आएगा या रिकॉर्डेड आएगा। बेटा फाइनल के बारे से बाद में बात करेंगे। अच्छा लगा कि आपके 62 मार्क्स आए हैं CMA इंटर में, बहुत अच्छी बात है। फाइनल के लिए बेटा आप ऑफिस पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7A है और 7B है। सर ये किसका रहेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन किसका रहेगा सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा एथिक्स का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एथिक्स में भी आपको पढ़ना छोटा सा ही है, 20 पेजेस के अराउंड आपका पढ़ने का रहेगा सिलेबस, लेकिन वो आपको 14 मार्क्स के डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देके जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8A और 8B। 8A में अगर आप जाएंगे तो दोस्तों यहां पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलता है। आई रिपीट, कौन सा क्वेश्चन? प्रैक्टिकल। यहां पे भी क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल। सर किसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा बताइए? अभी 1 सेकेंड में बता देता हूं। तो कहता है देखो दोस्तों, जो आपका 8A है इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन या तो आता है कॉन्ट्रैक्ट से या तो आता है नेगोशिएबल से। सर ये तो वापस से कमर्शियल लॉ वाला आ गया सर। बिल्कुल, और मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसा हो गया कि नेगोशिएबल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट से ही क्वेश्चन आएगा। और ये वाला जो पार्ट है 8B, ये आपको कॉर्पोरेट लॉ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है। कॉर्पोरेट लॉ पे भी डायरेक्टर वाला जो टॉपिक है, डायरेक्टर वाला टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम यहां से ही पूछता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 8A और 8B हुआ, जो आपका कौन सा वाला साइड है? प्रैक्टिकल साइड। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका प्रैक्टिकल वाला साइड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां पे पूरे के पूरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 रहता है वो क्वेश्चन नंबर 8 आपका प्रैक्टिकल वाला साइड रहता है। क्या आपको यहां तक की चीजें समझ में आई दोस्तों? क्या आपको यहां तक की चीजें समझ में आई दोस्तों? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आपको यहां तक की चीजें समझ में आई? अब मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूं कि सर ये तो समझ में आ गया सर, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, 2 से चीजें कैसे चलेगी, 3 पे क्या रहेगी, 4 पे क्या रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं मैं आपको तैयारी कैसे कराऊंगा। आइए, जो मैंने आपको बोला ना कि मजाक मजाक में मैं आपके 60 मार्क्स दिलवा सकता हूं, अब आइए आपको 60 मार्क्स की तैयारी बताता हूं। इसको मैं करता हूं क्लोज और मैं आपको लेके चलता हूं और बताता हूं कैसे एक स्मार्ट प्लानिंग के साथ सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद आप लॉ में किसी भी कीमत में गिरी सी गिरी हालत में 60 मार्क्स ले आएंगे। बात को सुनना दोस्तों, अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल लॉ की, अगर मैं बात करूं आपके सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल लॉस की, इस कमर्शियल लॉस पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही देख ले, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कितने मार्क्स का आया? सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने बताया क्वेश्चन नंबर 2A आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, क्वेश्चन नंबर 2B आता है सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। बिल्कुल सर, ये 7 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का। सर कुछ एमसीक्यू भी तो आता होगा? बिल्कुल आता है, 2 मार्क्स का तो एमसीक्यू आता है, मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 2 मार्क्स का, मिनिमम 2 मार्क्स का एमसीक्यू। और मैंने आपको जो बताया क्वेश्चन नंबर 8A से, क्वेश्चन नंबर 8A से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जो 99.99% कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है, मैं उसके भी 7 मार्क्स जोड़ लेता हूं जो क्वेश्चन 8A में है। क्वेश्चन 2A और 2B तो कॉन्ट्रैक्ट से ही आना है। तो आप अगर देखोगे तो 21, 7, 7, 7, 21 और एक एमसीक्यू जो 2 मार्क्स का आएगा, 23 मार्क्स का तो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। क्या चाहिए जीवन के अंदर? आइए आगे और बढ़ते हैं। आगे अगर और बढ़े तो कहता है भाई जैसे मान लीजिए आपने कॉर्पोरेट लॉ का, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ का आपने 12.2 से लेके 12.6 वाला पढ़ा। मैं 12.1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 12.2 से लेके 12.6 की बात कर रहा हूं, जो चैप्टर 1 से लेके 7 के अलावा के जो हैं, जहां पे सिंगल सिंगल पेज के टॉपिक है, 5 पेज के टॉपिक है, 1 पेज का टॉपिक है, सिंगल सिंगल टॉपिक है। यहां से आपको टोटल कितने क्वेश्चन बने थे 12.2 से लेके 12.6? ये देखिए, एक क्वेश्चन 5B, 6A और 6B बना था। तो अगर आप देखोगे ये 3 क्वेश्चन मिला के आपको कितने मार्क्स देते हैं? 21 मार्क्स देते हैं, क्योंकि 7-7 मार्क्स के एक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है सर, अब अगर आगे बात करें, ये 21 मार्क्स हुए और मैं ले लेता हूं 4 मार्क्स और। सर ये 4 मार्क्स किसके हैं? एमसीक्यू के हैं। सर क्या इसमें से 4 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं? हाँ, 12.2 से लेके 12.6 में मिनिमम 2 एमसीक्यू आएंगे, एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल आपको कितना मार्क्स दे दिया? 25 मार्क्स दे दिया। अच्छी बात है।
अब आपका एक टॉपिक आता है कौन सा वाला, एथिक्स का। एथिक्स में अच्छा, और ये भी बताना चाहता हूं, ये 12.2 से लेके 12.6 पे आपको पढ़ना 24 पेजेस है, और एथिक्स में आपको पढ़ना है 20 पेजेस, 20 पेज आपको पढ़ना है एथिक्स पे। सर एथिक्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं, अभी बताया था, ये देखो एथिक्स में क्वेश्चन नंबर 7A और 7B आता है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए एथिक्स के दम पे, तो ये आपको कितना मार्क्स देगा, 14 मार्क्स। सर क्या इसमें से भी एमसीक्यू आता है, हाँ 2 एमसीक्यू आते मिनिमम, तो टोटल कितने हो गए, 4 मार्क्स हो गए। तो सर ये हो गया अपना कितना, 18 मार्क्स। अब आप मुझे खुद बताइए कितने मार्क्स आपने यहीं से बटोर लिए, सिर्फ ये 3 सेलेक्टेड टॉपिक करके। 23 मार्क्स, 25 मार्क्स प्लस 18 मार्क्स। बताइए आपके हिसाब से ये टोटल कितना आया, आइए थोड़ा सा समझ के लेते हैं। 23 प्लस 25 प्लस 18, 66 मार्क्स तो दोस्तों आपको यहीं मिल गया। ये आ गए आपके 66 मार्क्स। ये मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न, पूरे सिलेबस को तोड़ते हुए ये कंक्लूजन पे लेके आया हूं, और यही पैटर्न चल रहा है, आप इंस्टीट्यूट का निकाल के देख सकते हैं। अब अगर दोस्तों मैं आपको डार्क साइड में नहीं रखना चाहता, आपको लग रहा होगा अरे वाह सर मजा आ गया, ये तो मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। क्या डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। किसी बच्चे को लग रहा होगा अरे ये 20 पेज पढ़ लिया तो हो गया, यहाँ पे 12.2 से 12.6 में 24 पेज पढ़ लिया हो गया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ लिया हो गया। अब मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, मैं आपको कोई डार्क साइड में नहीं रखना चाहता, ये तो स्ट्रेटेजी थी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। भले मैंने आपको एक सेलेक्टिव अप्रोच बता दी कि भैया यहां से आप पढ़ लेना, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब ये 66 मार्क्स कवर कर रहा है तो आपने इसको पूरा घोट के पी लिया, धर्म बना लिया और पूरा का पूरा इसमें अटेम्प्ट किया, तो क्या इंस्टीट्यूट आपको पूरा का पूरा 66 मार्क्स इसमें दे देगा क्या? आपने पूरा अटेम्प्ट किया, ईमानदारी से लिखा, कहीं ना कहीं मार्क्स तो कटेंगे। तो अगर कोई ये समझ रहा अरे वाह भाई लॉ तो एकदम इजी है, यही 3 टॉपिक पढ़ूंगा बाकी सब छोड़ दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, नहीं भाई साहब ये गलत अप्रोच है। इंस्टीट्यूट आपको पूरे के पूरे मार्क्स नहीं देगा। और एक बात, मैं क्यों आपको गुमराह करूं और क्यों डार्क साइड में रखूं, क्या भरोसा कि इस पे जो सवाल बन रहे वो आपको बनेंगे ही, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है आप नहीं समझ पाए। तो ये ऐसे टॉपिक है जिसको धरती फट जाए चाहे आसमान फट जाए ये हमको करना ही है अच्छे से, लेकिन बाकी की चीजों को छोड़ना नहीं है, इसको पहले करना है। हमको अटेम्प्ट पूरा का पूरा 100 मार्क्स का करना है, ताकि जहां जहां हमने कुछ कमी की होगी, अगर उसमें मार्क्स कटेगा भी तो बाकी के जो चैप्टर के अपन ने आंसर अटेम्प्ट किए वहां से चीजें कवर हो जाए। तो अगर आप देखोगे रिमेनिंग जो रहेगा, रिमेनिंग कितना 44 मार्क्स, ये रिमेनिंग 44 मार्क्स आपका किससे बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, सीओआई से, सोगा से, पार्टनरशिप से, एलएलपी से, नेगोशिएबल से, कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है वहां से चैप्टर 7 तक, और इंडस्ट्रियल लॉ। यानी कि सर ये जितने भी चैप्टर अब आपने लिखे, ये रिमेनिंग 44 मार्क्स जो हैं, ये पूरा इससे बनते हैं जहां पे अपने को मेहनत ज्यादा करनी है लेकिन मार्क्स कम मिलेगा। लेकिन क्या इसको छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। और मैं दोस्तों जब जब आपसे सिलेबस करवाता हूं तो मैं इसी अप्रोच से करवाता हूं कि पहले जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाले चैप्टर है बच्चों के, पहले वो करवा दिए जाए, ताकि उनके हाथ का 60 से 70 मार्क्स का सिलेबस की तैयारी हो जाए। फिर जो पीछे के चैप्टर है मैं उनको स्मार्टली आपको प्रिपेयर करवा के लेता हूं कि देखो इस पे इतने मार्क्स आते हैं, इसको इस तरीके से पढ़ना है, इसको इस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपकी भी मेहनत कम लगे। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा डिजाइन, ये पूरा का पूरा प्लानिंग, ये मेरे दिमाग में रहता है, उस हिसाब से मैं आपको पूरी की पूरी चीजें पढ़ाता हूं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके एग्जाम के कुछ टाइम पहले मैं आपको एक प्लानर बना के देता हूं। वो प्लानर क्या होता है ये देखो, आपको मैं बता रहा हूं। ये वो प्लानर होता है दोस्तों, इस प्लानर के अंदर
मैं आपको ये सारी चीजें वापस से बताता हूं कि कैसे आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कहां से क्या क्या आएगा, कितने कितने मार्क्स का आएगा, ये लास्ट मोमेंट तक आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मेरे साथ मिलके रखता है। तो आप इतना मान के चलना दोस्तों, जब आप मेरे साथ लॉ का हाथ पकड़ेंगे, मेरे साथ आप ये मान के चलना, अगर आपने मेरे साथ डे 1 से लेके एंड तक जो भी क्लासेस चलेगी अगर आपने साथ में किया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं पेपर पे लिख के, मेरी बोली हुई चीजें अगर आप मानेंगे, गिरी सी गिरी हालत में आपका 65 मार्क्स तो मैं आपका करवा ही दूंगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? दिस इज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन सेशन दोस्तों, जो आज का हुआ, जिसपे मैंने आपको सारी बातें बताई कि कौन कौन सी चीजें अपने को कैसे कैसे पढ़ के लेनी है, कितने मार्क्स का हमारा पेपर रहता है, क्या उस पे एमसीक्यू, क्या उस पे डिस्क्रिप्टिव, पेपर का नाम क्या है, कौन सा पेपर है अपना, पेपर पैटर्न कैसा होता है। आज के लिए इतना इनफ है दोस्तों। जब नेक्स्ट सेशन अपना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी हफ्ते पे 3 दिन की क्लासेस चलेगी, हफ्ते पे 3 दिन की क्लासेस, जब तक रिजल्ट नहीं आता उसके बाद रेगुलर हो जाएगी, जैसे मंडे से सैटरडे क्लास चलती है। तो अभी अपनी अगली क्लास जो होगी वो कल नहीं होगी, वो अपनी अगली क्लास जो होगी वो परसों होगी, बराबर। और परसों मैं आपको सिखाऊंगा लॉ पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर आप लॉ को क्या मान लेते हो, थ्योरी मान लेते हो, नहीं, लॉ थ्योरी नहीं है। तो जब परसों अपन मिलेंगे तो परसों की क्लास पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द राइट अप्रोच टू लर्न लॉ, सही तरीका क्या होता है लॉ को पढ़ने का। क्या आज का सेशन जहां पे पेपर के अंदर सिलेबस का जो बाइफर्केशन था, कितना मार्क्स का कहां से आता है, क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ गई दोस्तों? अगर हाँ तो बताइए हाँ सर समझ गई है। अब दूसरी बात, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर कैसे हमको ये परचेस करना है, कॉम्बो कैसे परचेस करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 6262621438 ये मेरे ऑफिस का नंबर है। एक है 959552521438। यहाँ पे जो भी काउंसलर आपको मिलेंगे, मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे जो काउंसलर हैं, ये दोनों के दोनों जो काउंसलर आपको इस नंबर पे मिलेंगे, ये सीएमए फाइनल में है। यानी कि ये खुद पहले मेरे से फाउंडेशन पढ़े हैं, ये खुद मेरे से पहले इंटर पढ़े हैं, आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। आप इन नंबर पे कॉल करके आपको जो कॉम्बो लेना है, इस बैच के बारे से जानकारी लेनी है, ये आपको सब पता चल जाएगा, बराबर है क्या? ठीक। अब और बात को ध्यान से समझना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, ठीक है। ये अर्ली बर्ड ऑफर में क्या है दोस्तों, कि अगर आप आज मेरी क्लास लेते हैं तो वैसे क्लास की प्राइस क्या है 6500 है, ये नहीं होगा, आपको 5500 में आज ही क्लास मिल जाएगी अगर आप आज ही इनरोल करते हैं। तो ये स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स के लिए है, मेरी जानकारी में 46-47 स्टूडेंट ने इसको ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। तो अर्ली बर्ड ऑफर में आपको 1000 रुपीज का क्या मिलता है, ऑफ। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैं तो श्योर नहीं हूं कि मैं पास होऊंगा, आप ना सीट बुक कर लो सिर्फ 699 रुपीज पे करके। तो अब क्या होगा, जब आप पास हो जाओगे तो आपको बचा हुआ से 5300 पे करना रहेगा। सर 5300 क्यों, टोटल 6000 की क्लास हो जाएगी, क्योंकि आप रिजल्ट के बाद पूरे पैसे दे रहे हो, रिजल्ट के पहले पूरे पैसे देते हैं तो 5500 है। लास्ट में वो बच्चा जो सर अभी कुछ भी नहीं करता, ना अर्ली बर्ड करता है ना अपनी सीट बुक करता है, उसको लास्ट पे सीधा 6500 रुपीज की ही क्लास मिलेगी, ये लास्ट पे जो रिजल्ट के बाद है। तो आप ये सारी चीजें, ये सारे ऑफर इन नंबर पे कॉल करके अवेल कर सकते हो। कॉम्बो में मिल जाएगा, ग्रुप 1 का भी कॉम्बो मिल जाएगा, ग्रुप 2 का भी कॉम्बो मिल जाएगा। आप जो फैकल्टी बोलोगे भारत की, उस फैकल्टी के साथ हमारा कॉम्बो मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, ये डेप्थ पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए जीवन पे आगे बढ़ते दोस्तों, ये सारी फालतू की बातें जो है इनको जाने देते हैं। और आप ना किसी को भी, जो भी आपसे रिसेंट में कोई सीनियर होगा जो मेरे से क्लास लिया होगा, आप उनसे पूछ सकते हो। मैं आपके मॉड्यूल का पूरा क्रॉस रेफरेंस करके चीज़ों को पढ़ाता हूँ। ICMAI की मॉड्यूल है ना, उससे क्रॉस रेफर करते हुए आपकी सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ कि देखो ये चीज़ें यहाँ पे कवर है, ये चीज़ें यहाँ पे कवर है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है। चलिए सर, मेरा दिसंबर में अटेम्प्ट बहुत खराब गया, इस बार आपसे फर्स्ट टाइम कोर्स लिया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है दोस्तों?
क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल रेशमी जी, बिल्कुल आप आज ही क्लास परचेस कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको जो भी डाउट है आप इस नंबर पे कॉल करिए, सारी डिटेल आपको मिलेगी 1-on-1। ये जो CMA फाइनल के जो लोग बैठे हुए हैं ये आपको काउंसल करके लेंगे और आपकी सारी चीजें क्लियर करके लेंगे। ठीक है, तो क्या मैं आपकी इजाजत से इस क्लास को कंक्लूड कर सकता हूं? अभी हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो परसों होगी। परसों मैं आपको बताऊंगा लॉ को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। एकदम जबरदस्त आपकी क्लास चलेगी, मजा आ जाएगा आपको उस क्लास को करके कि वाह सर, कि सर लॉ को कैसे पढ़ना है, ये अप्रोच आपने बता दी। वो परसों होगी, ऑलरेडी क्लास शेड्यूल्ड है परसों की। आप जाएंगे तो मेरे लाइव सेक्शन में आपको लेक्चर नंबर 2 करके दिख जाएगा। ठीक है, चलिए। गॉड लेवल टीचर, प्योर मोनोपोली इन लॉ, शुक्रिया शुक्रिया। मेरे दोनों भैया आप ही क्लास लिए हैं CMA के लिए और एक CA के लिए। थैंक यू सो मच रेशमी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सब लोग इतना बढ़ चढ़ के इस लाइव पे पार्टिसिपेट किए, आपको क्लासेस अच्छी लगी। अब दोस्तों मैं आपको परसों मिलूंगा और परसों अपन पढ़ेंगे बेस्ट अप्रोच टू लर्न लॉ। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखे, साथ साथ में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट भी इनरोल करना चाहते हैं तो www.arjunchhabra tutorial करके वेबसाइट मिलेगी arjunchhabra.tutorial.com, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप इन कोर्स के लिए ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।